हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वी कम अप विद अनदर वीडियो एंड अनदर न्यू चैप्टर. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 9 एंड दिस चैप्टर नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप की हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं, फसल को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी जो मैनेजमेंट होती है उसको मैनेज कैसे करते हैं. ये सब चीज़ें के जो टॉपिक्स हैं उसको समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सस्टेनेंस. हमें पता है हम खाना खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें ग्रो होना है, हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से. सो इसीलिए हम खाना खाते हैं और हम खाने पे डिपेंडेंट हैं. सो हम खाना कहाँ से लेते हैं? हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. प्लांट्स खाने को प्रोड्यूस करते हैं. सो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स खाने को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिसमें हम इंक्लूडेड हैं उनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. सो टू मीट द डिमांड फॉर फूड, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस क्या करते थे? फूड को फॉरेस्ट से गैदर करते थे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते थे और उसको सेटलिंग करते थे उसकी एट प्लेसेस क्लोज टू वाटर रिसोर्सेज. जहाँ पे उनको पानी मिलता था वहीं पे वो सेटल हो जाते थे और वहीं पे खाने को अपना बनाते थे, पका के खाते थे. सो अराउंड 10,000 ईयर्स एगो क्या होता था? ह्यूमन ने डिस्कवर किया कि दे कुड ग्रो द फूड गिविंग प्लांट्स बाय प्लांटिंग देयर सीड्स. उन्होंने देखा कि हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं उनके सीड्स के ज़रिए. सो दिस डिस्कवरी चेंज ह्यूमंस फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स. सो ये डिस्कवरी ने ह्यूमंस को फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स को चेंज कर दिया, ठीक है. सो दिस एक्टिविटी ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर सिस्टमैटिक एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड. तो जो एक्टिविटी है ये ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में यूज़ होने लग गई और इसकी जो प्रैक्टिस है कल्टीवेशन क्रॉप्स की वो स्टार्ट हो गई. सो द कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट्स, जब हम एक टाइप के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे, सो उसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं. सो द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ नोन एज एग्रीकल्चर, जिसको हम खेती बाड़ी बोलते हैं. तो जो भी प्रोसेस होता है, प्रैक्टिस करते हैं हम कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. सो एट द सेम टाइम ह्यूमंस ने स्टार्ट किया डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर द फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. सो ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट किया? डोमेस्टिकेटिंग मतलब घर में रखने को डोमेस्टिकेटिंग बोलते हैं. घर में रखना उन्होंने एनिमल्स को शुरू कर दिया ताकि वो जो एनिमल्स हैं वो उनसे फूड ले सके और अदर रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हो सके. सो एग्रीकल्चर नाउ इज़ नॉट ओनली ग्रोइंग फूड फॉर पीपल एंड एनिमल्स बट ऑल्सो ग्रोइंग प्लांट्स फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि फाइबर, मेडिसिन, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स. इन सभी चीज़ों में हमें एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं हम. नेक्स्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो दिस इज़ द मेन टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो इस टॉपिक से हमें पता चलेगा कि हम प्लांट से कैसे फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मैनी फोल्ड्स. ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी तो एज अ रिजल्ट डिमांड फूड की भी इंक्रीज हो गई. सो ओवर 80% ऑफ ह्यूमन डाइट इज़ प्रोवाइडेड बाय सीड्स ऑफ लेस देन अ डजन प्लांट स्पीशीज, जैसे कि वीट, राइस, मेज. जो 80% के ह्यूमन पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड रहते हैं? वीट, राइस, मेज पे. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, फार्मर्स को एक सेवरल सिस्टमैटिक वे को अपनाना पड़ा जो स्प्रेड हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और इन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. जो भी हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्रैक्टिसिंग करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं. सो अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? सो एवर सिंस ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, जब ह्यूमंस ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडरगोन अ लॉट ऑफ चेंजेस. तो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आ गए. सो इस सेक्टर के अंदर मोर ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर नाउ कैरिड आउट इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर. में उनको मनाया जाने लगा, सिस्टमैटिक वे में उनको करने लगे, हम कैरी करने लगे, ठीक है. फार्मर्स नो दैट फॉर अ हेल्दी ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड आउटपुट क्रॉप्स को एक
बैलेंस सप्लाई ऑफ वाटर और फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन भी चाहिए ताकि जो कीड़े वगैरह हैं, पेस्ट डिजीज़ हैं, वो अगर उनकी फसलों में अगर लग गए तो उनकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी। जब हार्वेस्टिंग होती है प्रॉपर स्टोरेज भी चाहिए क्रॉप की, वो भी ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल पार्ट। डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट सीजन्स में ग्रो होते हैं। सीजन्स के अकॉर्डिंग उनको क्रॉप्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टू क्रॉप्स में डिवाइड करते हैं, खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। तो मेन खारिफ क्रॉप्स होती हैं पैडी एंड मेज़, जो मंथ्स ऑफ जून टू अक्टूबर हम उसको ग्रो कर सकते हैं और ये वेस्टर्न मॉनसून पर डिपेंड रहती हैं। वीट, ग्राम, बार्ली ये मेन राबी क्रॉप्स हैं जो ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल ग्रो कर सकते हैं और ये मॉनसून पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चला पेडी प्लांट्स ऐसे हैं, वीट प्लांट्स ऐसे दिखते हैं, आपने देखा भी होगा। दीज आर द टेबुलर फॉर्म इन विच वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। सीजन रेनी सीजन में होते हैं, टाइम पीरियड, एग्जाम्पल्स एंड द सेम एज विद द राबी क्रॉप्स। ठीक है, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी की जो तैयारी की जाती है, सोइंग ऑफ सीड्स को बोना। ठीक है, एडिशन ऑफ मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, उसके अंदर मेन्योर्स, खाद, फर्टिलाइज़र्स को डाला जाता है। इरिगेशन, उसके अंदर पानी डालते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। क्रॉप की प्रोटेक्शन होती है वीड्स, पेस्ट से। हार्वेस्ट किया जाता है, लास्ट में स्टोरेज होती है। सबसे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला जो टॉपिक है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। वी नो दैट प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में उगते हैं, ग्रो होते हैं। प्लांट्स नॉट ओनली एंकर देमसेल्व्स इन द सॉइल। तो प्लांट्स खुद तो ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो उनको वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न कि जो सॉइल है वो स्मॉल पार्टिकल्स डिफरेंट साइजेस के उनसे कंक्लूड होके बनती है। उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर और रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स के होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, और वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन देयर बॉडीज़ टू द सॉइल। वो सॉइल को मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं indirectly, directly. Although soil is a very good medium for the germination and growth of seeds, तो soil एक बहुत वेरी गुड मीडियम है जिसमें हम जर्मिनेशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं सीड्स की। इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी फसल को उगाएं तो उसके अंदर हमें मिट्टी अच्छी रखनी है, उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी है और क्वांटिटी पे भी डिपेंडेंट है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट। प्रिपरेशन जब हम डिपेंड होती है वो लूजनिंग और टर्निंग पर डिपेंड करती है, और इस प्रोसेस को हम प्लोइंग और टिलिंग भी बोलते हैं। एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लो जो पुल करते हैं ईदर बाय ऑक्सन के थ्रू या फिर ट्रैक्टर के थ्रू उसको यूज़ किया जाता है। प्लोइंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ये एयर सर्कुलेशन में हेल्प करता है ताकि जो रूट्स हैं वो ईजिली रेस्पायर कर सकें। रूट्स को डीप पेनिट्रेट करता है और जिससे प्लांट फॉर्मली होल्ड रहता है। प्लोइंग वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और प्लोइंग अपरूट्स करता है जो वीड ग्रोइंग होते हैं फील्ड के अंदर और उनकी जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की उनको कम करता है। प्लोड फील्ड, उसके कुछ बिग पीसेस होते हैं सॉइल के, तो उसको हम क्रम्स बोलते हैं, और जो क्रम्स होते हैं उनको क्रश किया जाता है वुडन प्लैंक के थ्रू। एंड द फील्ड इज़ देन लेवल्ड फॉर सोइंग एंड इरीगेशन पर्पसेस बाय यूजिंग अ लेवलर। नेक्स्ट है हमारे पास सोइंग, जिसमें हम बोते हैं, बोना, सीड को बोना। प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज़ नोन एज सोइंग। मेकानाइज्ड सोइंग इसमें आपको दिख रहा है, जिसमें हम मशीन्स के थ्रू भी सो कर सकते हैं या फिर कुछ भी हम अपने थ्रू भी कर सकते हैं, हमारे हैंड्स के थ्रू भी। दिस इज़ डन आफ्टर प्लोइंग। ये प्लोइंग के बाद होता है। सीड्स को स्कैटर किया जाता है फील्ड में, दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। एक स्पेशल इम्प्लीमेंट होता है सीड ड्रिल जो यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए ही। एंड इट कंसिस्ट ऑफ फनल ओपनिंग इनटू लॉन्ग पाइप में ये कन्वर्ट हो जाता है, ओपन होता है, जो बैक ऑफ दी प्लो से अटैच रहता है और सीड्स ड्रॉप होते रहते हैं फनल के थ्रू। और जब भी प्लो मूव हो जाता है तो सीड्स प्लांट हो जाते हैं फरों के अंदर जो मूविंग प्लो से बनाया गया था। कुछ क्रॉप्स हैं, पोटैटो,
टमाटो, पैडी, चिली सीड्स ये सो की जाती हैं स्मॉल प्लॉट के अंदर, जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। और सीडलिंग जब फॉर्म हो जाते हैं तो उनको मैनुअली प्लांट किया जाता है फील्ड के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स छोटे प्लॉट से लेके उसको हम बड़े प्लॉट में जब लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांस जैसे ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर एक जगह से दूसरे प्लांट को अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। सो इट इनेबल्स द फार्मर्स टू सेलेक्टिवली कल्टिवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि मैन्युअली जब हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो जो हेल्दी प्लांट्स है सिर्फ उसको ही कल्टिवेट करना है। जैसे कि पैडी के केस में क्या होता है, सीडलिंग्स प्लांट हो जाते हैं स्टैंडिंग वाटर के अंदर अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस पे। सो जिससे क्या होगा, यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी मिलेगी सनलाइट की, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को। सो दिस इज़ द ट्रांसप्लांटिंग इन द पैडी फील्ड। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ सॉयल रिप्लेनिशमेंट। सो यू नो दैट क्रॉप्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। हमें पता है जो क्रॉप्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और अगर फार्मर्स कंटिन्यू करेंगे ग्रो करना सेम क्रॉप को ईयर बाय ईयर आफ्टर इन द सेम फील्ड, उसी खेत में वो उसी फसल को बोते रहेंगे तो ईल्ड जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम सेम प्लांट को उसी जगह बोएंगे तो उसकी जो फसल है वो सही से नहीं होगी। सो दिस इज़ बिकॉज जो सेम प्लांट हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं सेम न्यूट्रिएंट्स को जो उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उसको इनफर्टाइल बना देते हैं। सो हेंस टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और एनहेंस करने के लिए फार्मर्स डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। सो उस डिफरेंट मेथड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ फील्ड फेलो। सो एग्रीकल्चर लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स। सो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, अनकल्टिवेटेड रखते हैं, उसमें कोई भी फसल को नहीं उगाते एक सीज़न के लिए और उससे ज़्यादा सीजन्स के लिए भी रख देते हैं। डेड एनिमल्स प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे अक्यूमुलेट कर जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। सो इस वे में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर रिप्लेनिश हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, कुछ क्रॉप्स हैं जैसे वीट, राइस, वो लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करते हैं जो सॉइल के अंदर होती है। सो नाइट्रोजन दस लोस्ट कैन बी easily replenished in the soil by growing one leguminous crop between two successive cereal crops. सो हम नाइट्रोजन जो लोस्ट हो गई उसको ईजिली रिप्लानिश कर सकते हैं, रिक्योर कर सकते हैं। कैसे, एक लेग्यूमिनस क्रॉप को दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में उसको ग्रो करेंगे तो वहाँ पे रिप्लानिशमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है मेन्योर्स। मेन्योर्स जो होते हैं उसको हम खाद बोलते हैं। वेस्ट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मैन्योर का काम करती है जिसमें रिप्लेनिशमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट सॉइल के अंदर, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स डंप करते हैं एनिमल डंग, वेजिटेबल और क्रॉप वेस्ट को ओपन प्लेसेस के अंदर और उनको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। सो आफ्टर अ मंथ और सो, एक महीने के बाद जो मैन्योर है वो रेडी हो जाती है और उसको फिर सॉइल के अंदर हम मिक्स कर देते हैं बोने से पहले, सीड को बोने से पहले। सो फार्मर्स ऑल्सो यूज़ अनदर मेथड फॉर प्रोवाइडिंग मैन्योर टू द सॉइल। फार्मर कुछ अलग मेथड्स भी यूज़ करते हैं जिससे वो मैन्योर को प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल को। सो दे ग्रो क्विक ग्रोइंग प्लांट जैसे कि अल्फा सन, हेम्प, मिलेट्स, इनको ग्रो करते हैं जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड दिस आर देन प्लोड बैक इनटू द सॉइल वाइल स्टिल ग्रीन। सो दीज सर्व एज ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं एंड दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस टू द सॉइल। सॉइल के अंदर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे तो रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी सॉइल। सो जिससे ओवरऑल क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो मैन्योर्स नॉट ओनली इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट दैट इज़ फर्टिलाइजर्स। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होते हैं, मतलब इनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी होती है। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम नाम के जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
सो फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस किया गया है और ईज़ी करते हैं उसको, स्टोरेज में ईज़ी है, ट्रांसपोर्ट में ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू मैन्योर्स। सो बीइंग सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, मतलब मिक्स हो जाता है ईजीली। सो दे आर रेडली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स उनको जल्दी यूज़ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो लेकिन ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स क्या हो जाता है, केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल को वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अर्थवॉर्म्स को यूज़ करते हैं खाद बनाने के लिए, जिसमें प्लांट वेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ मेन्योर एट होम। इसमें आपको क्या करना है, क्ले पॉट लेना है 30 सेंटीमीटर का हाइट का और 30 सेंटीमीटर डायमीटर। तो उसमें एक होल प्रोवाइड करना है उसके बॉटम पे और उस पर स्टोन रख देना है जिससे एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन हो सके। सो कुछ सॉयल लेनी है, बेस पे रखनी है और उसके अंदर ड्राई लीव्स और जो पील्स होते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जो हम किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वो वेस्ट हो जाते हैं तो हम उसको एज अ वेस्ट, किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं मेन्योर फॉर्म करने के लिए। सो पोट को 3/4 फुल कर देना है और उसको कवर कर देना है फिर से मिट्टी के साथ। फिर उसको आपको शेडेड एरिया में रख देना है जहाँ पे धूप नहीं आ रही 1 मंथ के लिए। फिर रिमेंबर करना है आपको उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है, स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर हर रोज़। फिर कुछ महीने बाद डिकम्पोजिशन हो जाएगी उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई की, जिसमें प्लांट वेस्ट जो था वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द प्रोसेस में टेक स्लाइटली लॉन्गर टाइम इन अ कूलर क्लाइमेट और ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। सो जो ये प्रोसेस है ये विंटर के टाइम पे या ठंडी के टाइम पे ज़्यादा टाइम ले सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन। इरिगेशन किससे होती है, पानी से होती है, जिसमें हम पानी देते हैं प्लांट्स को। सो इसमें हम डिफरेंट सोर्सेज से दे सकते हैं, रेन्स, कैनाल्स, वाटरवेज, वेल्स, पंप्स। डिफरेंट क्रॉप्स को स्पेसिफिक अमाउंट्स की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट स्टेजेस पे। सो फॉर एग्जांपल पैडी को हमने ट्रांसप्लांट किया स्टैंडिंग वाटर के अंदर और उसको कांस्टेंट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर हैंड वीट के लिए इरिगेशन इज़ नीडेड ओनली बिफोर टिलिंग एंड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो एक्सेसिव सप्लाई वाटर कैन रिड्यूस एयर इन द सॉयल स्पेसेस और जिससे वाटर लॉगिंग हो सकती है एंड दिस कैन डैमेज द प्लांट रूट्स इन कैन कोज देम टू डाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्रॉप क्या है, क्रॉप का टाइप क्या है, हमें वाटर कितना देना है, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, नहीं तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रेडिशनल सिस्टम्स कौन से हैं इरिगेशन के, जिसके अंदर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, ये सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। पम्प्स को यूज़ किया जाता है लिफ्टिंग द वाटर, पुली सिस्टम है, लिवर सिस्टम है, ये सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, ये चीप होते हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं होते, जिसमें हम वाटर को इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इवनली और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। और मॉडर्न सिस्टम क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें, जिसमें क्या होता है, ये स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन प्लांट्स, जैसे कि रेनफॉल की तरह जो बूंदें गिरती हैं वैसे स्प्रिंकलर का काम करता है। ये वैसे एरियाज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे अनइवन लैंड हो या फिर जहाँ पे जो सॉइल है वो पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का हो। ठीक है, परपेंडिकुलर पाइप्स रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, जो लैंड के अंदर हम डालते हैं और जब वाटर मेड टू द पाइपलाइन फ्लो करता है, सो अंडर प्रेशर के अंदर वो नोज़ल से ऑल डायरेक्शन से निकलता है और ग्राउंड पे फॉल होता है। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो यूज़फुल है सभी एरियाज़ के लिए जो अक्यूट वाटर शॉर्टेज के होते हैं। इसके अंदर वाटर फॉल करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के पास और नारो पाइप्स एंड ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर। इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता। समटाइम्स अनटाइमली रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स रिजल्ट इन फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट द ग्रेन मैचुरेशन स्टेज। तो इससे लॉजिंग हो जाएगी एंड इट एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ ग्रेन्स। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस करी हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ सिक्स्थ टॉपिक है हमारा ये। This is sixth and we will discuss this sixth topic in the next video and stay tuned for the next video. Till then, if you like my videos, please do like, share, comment and most importantly you have to subscribe my YouTube channel for more such related videos and
on the notification bell for more such related notifications, and you will get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.